नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। सिंधिया समर्थक 21 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन लोगों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ये लोग आज ही बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से इन विधायकों को एक बस के जरिए होटल ली मेरेजियन पहुंचाया गया। यहां इन विधायकों से नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की। फिर ये नेता जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेता पहले से मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, जफर इस्लाम के अलावा नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एक एक कर पूर्व विधायकों को जेपी नड्डा ने बीजेपी का जो दुपट्टा है वो पहनाकर और बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये तमाम पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ली है। तो इसी बीच नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने अब बीजेपी जा रही है, ये उनका कहना है। बीजेपी के संपर्क में 3 से 4 निर्दलीय विधायक हैं। 2 निर्दलीय विधायक का जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों में हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। कई और विधायक है, निर्दलीय विधायक है, वो भी हमारे संपर्क में हैं। इस वक्त में विशेष बात करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ में। सर, कब तक सरकार बन रही है? मैं समझता हूँ 2-3 दिन में सरकार बन जाएगी पूर्ण तौर पे। आई होप। कुछ निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। इस मामले में बकायदा नड्डा जी से भी संपर्क किया गया है। इस मामले में नहीं, नड्डा जी से किया ये नहीं मालूम है, पर संपर्क में आ रहे हैं ये सच है। कितने विधायक हैं? 4-5 हैं। तो मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के नाम पर भी कुछ ऐसा चर्चा हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो आज क्या विशेष बातचीत हुई है? आज जो माननीय विधायकगण थे, पूर्व विधायकगण जिनके इस्तीफे हो गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से अगर बात किया जाए, नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो यहाँ पे पहुंचे और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 3 जो पूर्व विधायक हैं वो भी बकायदा बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही वो भी बीजेपी में शामिल औपचारिक तौर पर। तो सुना आपने, आप हमारे सहयोगी शंकर आनंद को सुन रखे थे दिल्ली से, जो नरोत्तम मिश्रा से बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में सरकार बन रही है और कई ऐसे निर्दलीय विधायक भी हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक भी हैं जो हमारे संपर्क में हैं और वे भी जल्द ही हमें समर्थन करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार एक बार फिर मध्य प्रदेश में बनती दिखाई देगी, ये उनका कहना था। तो मध्य प्रदेश की सियासत में बादल छट चुके हैं। स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बन रही है और पूरा जो ये सियासी सिनेरियो रहा, जो सियासी घटनाक्रम रहा, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा और इर्द गिर्द अगर किसी एक शख्सियत के घूमता रहा तो वो सबसे महत्वपूर्ण नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से कांग्रेस एकाएक मध्य प्रदेश में बेहद पीछे चली गई, क्योंकि जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उनके तमाम जो समर्थक विधायक थे वो भी मध्य प्रदेश से गायब हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा और ये तमाम जो एमएलए थे वो बेंगलुरु के रिजॉर्ट में कैद हो गए। उन्होंने वहां से वीडियो जारी किए, ऑडियो क्लिप्स भेजी, बड़े बड़े अब वीडियो के जरिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि महाराज साहब जहां हैं हम भी वहीं हैं। हम मध्य प्रदेश में तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं मिलेगा। हमें मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से डर है। ये उनके अब बयान थी, ये उनके वीडियो के जरिए उन्होंने कहा था। जब तमाम तरह की उठापटक का करने का प्रयास कर लिया गया, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जब ये जो नेता थे, सिंधिया समर्थक है, ये टस से मस नहीं हुए, तो फिर आखिरकार
कल मध्य प्रदेश में सियासी संकट का पटाक्षेप हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आदेश जारी किया था। ये पूरा मामला राज्यपाल से कोर्ट से फिर मध्य प्रदेश, और ये पूरा घूमता रहा। कुछ दिन जो सियासी पॉलिटिकल ड्रामा था वो चला, और ऐसा चला कि मध्य प्रदेश में कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा था। मगर सबसे महत्वपूर्ण कि ये जब सियासी घटनाक्रम थमा, अब सबकी नजरें हैं कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन रहने वाला है, कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और कौन अब मध्य प्रदेश में सरकार चलाएगा। अब देखना यह भी होगा कि जो 24 सीटें अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में खाली हैं, जिन पर उपचुनाव होना है, और 24 सीटों पर उपचुनाव तो कांग्रेस भी बिल्कुल दमदारी से लड़ेगी और बीजेपी तो फिर अब जब सत्ता में है तो फिर दमदारी से लड़ती नजर आएगी ही। लेकिन ये अब स्पष्ट हो चुका है कि जो 22 नेता बेंगलुरु में थे, उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आज अपनी पार्टी तय कर ली है और नए राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो बीजेपी के हो गए हैं और अब बीजेपी के सुर में सुर वो मिलाते नजर आएंगे और बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जितेंद्र, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार ऐसा हुआ होगा जब अगर गवर्नमेंट गिरी है तो किसी एक नेता की वजह से, और उस नेता के साथ जो संख्या थी वो 22 एमएलए की थी, तो 22 विधायकों का एक साथ इस्तीफा देना और दूसरे राजनीतिक दल में चले जाना और सरकार का गिर जाना, यह अब इतिहास बन चुका है। लेकिन सवाल ये कि अब कांग्रेस किस स्थिति में है? तुम्हें बताऊं, जो हमारी टीम गई उसी प्लेन में गए जी दीपेश। जितेंद्र, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी क्या नजर आ रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं, कहां पर हैं अभी आप? दीपेश, अभी हम राजभवन पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुंचे हैं, और साथ ही बीजेपी के जो एमएलए हैं शरद कोल उन्हें साथ लेकर पहुंचे। उनकी सदस्यता को लेकर यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। तो कह सकते हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं अभी राजभवन पहुंचे हैं। और बिल्कुल, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजभवन पहुंच चुके हैं और राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कि शरद कोल का इस्तीफा, और हालांकि कल जब शरद कोल का इस्तीफा स्वीकार किया गया तब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को कहीं फ्लो टेस्ट में इससे कोई असर तो नहीं होगा। लेकिन जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, और जिस तरह से अब अगर गणित को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती था इतने तकरीबन 5 से 6 एमएलए को तोड़ पाना, और यही वजह थी कि अब कांग्रेस भले थोड़ी सी असमंजस स्थिति में थी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और ये गोपाल भार्गव को आप देख पा रहे हैं जो राजभवन पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो राजभवन पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल से वे मुलाकात करेंगे शरद कोल के इस्तीफे को लेकर, क्योंकि जो चर्चाएं हैं, जो अटकलें हैं, वो इस बात को लेकर लगाई जा रही है कि शरद कोल ने पहले दबाव में इस्तीफा दिया था, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद उन्होंने एक और पत्र अध्यक्ष को सौंपा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने जो पहले इस्तीफा सौंपा है वो दबाव में सौंपा है, इसलिए मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। लेकिन लंबे समय तक उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया। फिर कल आनन फानन में उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। लेकिन अब जो एक चर्चा अभी शंकर ने, हमारे सहयोगी ने, जब नरेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, नरोत्तम मिश्रा से की थी, तो उनका जो वक्तव्य था वो काफी महत्वपूर्ण था। उसी पर बातचीत करने के लिए सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं? क्योंकि बैठक चली है, दिशा निर्देश भी दिए होंगे, कुछ बातचीत भी हुई है, क्या कुछ जो है आप लोग उपस्थित थे ना? आप लोग सब उपस्थित हमारे जाने के बाद जेपी नड्डा जी ने संबोधित किया होगा। नड्डा साहब ने भी सभी को का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए इस पार्टी में दिल में जगह है और सभी का मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सबको कार्य करना होगा। थैंक यू। और शुक्रिया सर।
तो सुना आपने। और सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, नरोत्तम मिश्रा जिस बात का जिक्र कर रखे हैं कि कई निर्दलीय भी हमारे संपर्क में हैं, इसको लेकर किस तरह की हलचल है प्रदेश में? देखिए, इसमें हलचल जैसी कोई बात नहीं है दीपक, ये तो ये तय बात है। अगर हम देखें तो हमने कल ही दिखाया था कम से कम 4 निर्दलीय लोगों की बाइट, जिसमें सर मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं। आने वाले समय में पता लग जाएगा और हमारे यहाँ तो जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। सर इसके तो आज साथ किस तरह से निर्देश और सलाह जो है आज अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है? ये अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप इस नए परिवार में शामिल हुए हैं, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा। और आपसे भी निवेदन है कि सब पार्टी जिस प्रकार देश के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, हम सब मिलकर देश के विकास, प्रदेश के विकास और अपने क्षेत्र के विकास में लगे रहेंगे। पिछले दिनों सर जिस तरीके से तो सुन रहे थे आपके देश और प्रदेश के विकास में हम लगे रहेंगे। अब प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सर आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ दिवेश के वो उसी दिन तय हो गया था। कल ही अगर हमने देखा, हमने 4 निर्दलीय के हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बाइट दिखाई और वो चारों पलट रहे थे। वो चारों कह रहे थे कि हम मौजूदा सरकार के साथ जाएंगे। तो नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं उसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। उन्होंने शायद पहले ही तय कर लिया था कि फ्लोट और टेस्ट होता तो भी शायद ये निर्दलीय जो है वो बीजेपी के साथ जाते हैं। तो और आज ये जो 121 एमएलए शामिल हुए, जिनमें एक एमएलए नहीं है क्योंकि उनकी बेटी की कल डेथ हुई है, तो अन्यथा 122 जो बेंगलोर में, माफ कीजिए 22 जो बेंगलोर में थे, उन पूरे 22 को आज बीजेपी ज्वाइन करना था, लेकिन एक नहीं गए, 21 ने ज्वाइन किया है। तो ये भी तय था कि सिंधिया समर्थक लोग हैं, सरकार गिराने में इनका सबसे बड़ा रोल है। ये बड़ी बात है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया, जैसे कैलाश जी बता भी रहे थे कि जो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। अब प्रवीण जी, क्या ये इतिहास बन रहा है? चूंकि आप ज्यादा अच्छे से करेक्ट करेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, काला खूना और एक साथ 22 विधायकों को ले जाना शायद अब इतिहास में पहली घटना होगी। ये बिल्कुल एमपी के इतिहास की पहली घटना है कि 25 सीटों पर बाई इलेक्शन होगा। जब एमपी में बाई इलेक्शन होगा, 2 पहले ही खाली हैं, जोरा और आगर मालवा, ये आ गए। अब शरद कोल वाला मामला, चूंकि उसको लेकर बीजेपी विवाद कर रही है और ये कह रही है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं माना जाएगा उनसे। हालांकि स्पीकर को ये पावर होता है कि वो चाहे तो उसको अभी अपने दिए ऑर्डर को बदल दें, और इसीलिए वो राज्यपाल से मिलने भी जा रहे हैं। राज्यपाल का कोई जितनी मेरी समझ है कि स्पीकर के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर स्पीकर चाहेंगे तो उसे पलट सकते हैं। फिर भी यदि शरद कोल नहीं भी हुआ तो भी 24 सीटों में एक साथ बाई इलेक्शन, मेरी समझ से एमपी का ये वाकई ऐतिहासिक मामला है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 24 सीटों में बाई इलेक्शन एक साथ हो। प्रवीण जी, एक और चीज में ये भी आपसे समझना चाहूंगा, जिन निर्दलीय विधायकों को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि वो भी हमारे साथ सरकार में रहेंगे, तो क्या ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी रहने वाली है कि जिन निर्दलीयों ने, जिन दूसरे विधायकों ने मौजूदा सरकार की स्थिति अब गड़बड़ करी, उनको कहीं ना कहीं हर वक्त अब चुनौती देते रहे, वो अब बीजेपी के लिए भी एक चुनौती होंगे? दरअसल वो निर्दलीय शायद अभी नहीं होंगे चुनौती ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि 21 ये जो सीट हैं जो खाली हुई हैं, 21 में से अधिकतम सीटें बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी। और यदि वो ऐसा कर पाती है, 106 अभी उसके पास नंबर, अब 107 भी हो गए, क्योंकि नारायण त्रिपाठी फिर से धुलमुल होते हुए वापस आ गए, तो 107 बीजेपी क्लेम कर रही है। इस 121 में से अगर मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पूरी ताकत लगाने के बाद यदि 15-17 सीटें बीजेपी जीत गई तो वो कंप्लीट मेजॉरिटी से बहुत आगे होगी, यानी मैजिक फिगर से बहुत आगे होगी। तो निर्दलीय जानते हैं कि धमकाने का जो भाव है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए वो शायद यहाँ पर अपर हैंड नहीं होंगे जैसे वो कमलनाथ सरकार में थे। दीपेश जी बिल्कुल, साथ रखे शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, और क्या ताजा अपडेट फिलहाल दिल्ली से? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा के आवास से धर्मेंद्र प्रधान निकले हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे। सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ पे पहुंचे थे। इसके साथ ही नरेंद्र तोमर एक साथ पहुंचे थे, लेकिन तमाम जो पूर्व विधायक है वो उनके जाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे कैलाश विजयवर्गीय गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सबसे आखिरी तक जेपी नड्डा के आवास पे थे। और उसके बाद यहाँ पर बैठ करके तमाम इन मसलों पर जो रणनीति और राजनीति बाकायदा वो अपने एक मैप बना करके उसके बाद यहाँ से निकले हैं। और इस मामले में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही बाकायदा 2 जो निर्दलीय विधायक है वो यहाँ पर आए हैं और वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं, यानी कि
वो निर्दलीय विधायक जल्द ही बीजेपी में भी औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो दोनों विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा के आवास में भी गए हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने की भी मैंने कोशिश किया, लेकिन वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि अभी तक वो औपचारिक तौर पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और इस मामले पर जब नरोत्तम मिश्रा से भी बाकायदा पूछा गया तो उनका कहना था इस मामले पर कि इस मामले पर 2 दिनों के अंदर में बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, और इस मामले पर करीब 3 से 4 जो निर्दलीय मैं शंकर थोड़ा सा स्पष्ट आपसे चाह रहा हूं कि थोड़ा आप बताएं कि ये निर्दलीय है या फिर एसपी बीएसपी के ये एमएलए हैं। देखिए, अभी तक जो संपर्क में आया है, यहाँ पे एक नाम बताया जा रहा है कि एक एसपी से जुड़े हुए निर्दलीय विधायक, एक एसपी से जुड़े हुए विधायक हैं और एक बीएसपी से जुड़े हुए विधायक जो हैं वो लगातार केंद्रीय बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनके संपर्क में हैं, और वो यहाँ पर आए भी थे। यहाँ पर हालांकि वो साफ तौर पे कैमरे को देख करके वो निकलते दूसरे गेट से निकल गए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दूसरा बीजेपी से इस मामले पर बीजेपी नेता से मिलने के लिए आए थे बसपा के विधायक। तो वो दोनों जो है डायरेक्ट यहाँ पर संपर्क में बने हुए हैं और जल्द ही इस मामले पर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ही वो विधायक बताए जा रखे हैं जो पहले भी चले गए थे, फिर उन्हें रेस्क्यू करके भी लाया गया, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी। बड़ा विरोध उनके द्वारा किया गया था कि रेस्क्यू शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए आखिर क्यों किया गया, कि हमको कुएं से निकाल के लाया गया, नदी से निकाल के लाया गया, हम स्वतंत्र थे, हम आए और फिर वो वापस चले गए। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में हलचल में रखी और अब उनके शामिल होने की बात निकल कर सामने आ रही है। जैसा शंकर बता रहे हैं कि वो जल्द ही शामिल बीजेपी में हो सकते हैं। शंकर साथ में रखें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार मध्य प्रदेश के सियासी सरगर्मी पर हम चर्चा कर रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी संकट प्रदेश में आया था वो अब छिड़ चुका और अब बीजेपी सत्ता में पहुंचने वाली है। 15 महीनों के बाद बीजेपी एक बार फिर अब सरकार बनाने जा रही है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन लोटस जो फिल्म अंजाम तक पहुंची, शानदार हिट हुई, उसके स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, क्या इन्हीं के इर्द गिर्द अब ये सत्ता घूमने वाली है प्रदेश की? जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं के इर्द गिर्द ही होगी, क्योंकि तय उन्हीं लोगों ने किया था और क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अगर गवर्नमेंट जा रही है तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और पावर सेंटर जो है वो नरोत्तम भी होंगे, शिवराज सिंह चौहान भी होंगे, सिंधिया जी भी बहुत बड़ा पावर सेंटर होंगे, जो अभी तो बाई इलेक्शन में वक्त है, लेकिन जब बाई इलेक्शन हो जाएगा इनके लोग जीत के आएंगे तो ये खबर ये भी आ रही है कि एक सीएम, दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिनमें से एक सिंधिया जी के खेमे से भी डिप्टी सीएम हो सकता है। तो जो जो तकलीफें या जो जो वजह है सिंधिया जी की कांग्रेस से टूटन की बनी, उनका सम्मान करेगी बीजेपी अभी, मुझे लगता है। और सिंधिया का जो खेमा है वो भी बड़ा पावर सेंटर होगा। तो जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हैं कि क्या ये सत्ता इनके इर्द गिर्द होगी, तो बिल्कुल तय बात है कि इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब ये आगामी सत्ता प्रदेश में काम करने वाली है और बीजेपी आखिर किसका सम्मान करेगी, किसे कैसे जिम्मेदारियां देंगी, ये अब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं समझ में आता भी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।